नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आप और हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने क्या तहलका मचाया, जिससे दुनिया की आबादी जो कम हुई लेकिन अलावा इसके इकोनॉमिक सिचुएशन भी हमारी डोल्ड्रम्स में आ गई है, न केवल इंडिया का बल्कि पूरे देश दुनिया का। और इसको निपटना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो गया रोल सबके लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का हो या NGOs हो, इन सब के लिए काफ़ी तकलीफ हो गई। लेकिन जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है तो कार मैन्युफैक्चर करना बंद तो नहीं करता है, तो वी नीड टू कोप अप विद दीज इश्यूज़ एंड फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। लेकिन हम ये कर भी रहे, क्योंकि जैसे हमने शुरू में सुना है कि WHO ने भी बहुत सारी प्रयास किए, कोशिशें की, लेकिन अंधेरे में ये तीर चलाने वाली बात हो गई थी। कई सारे मेडिसिन्स को बैन करना पड़ा क्योंकि वो इफ़ेक्टिव नहीं था। वैक्सीन्स डेवलप होने में ज़रा टाइम लग गया। ये सब उसका जो दुष्प्रभाव था ये इंसानों को देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच एक और नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है और ये इसको निपटना भी हमारी जो सबसे प्रायोरिटी रहेगी। कहते हैं कि इसके कारण थर्ड वेव या तीसरी लहर आने की संभावना है। इम्पॉर्टेंटली कोविड-19 को डील करने के लिए पोस्ट दिस कोविड सिचुएशन क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इसको कैसे निपटाया जा सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने बुलाया डॉक्टर विक्रम सिंह पाचलोरे को, जो पाचलोरे फाउंडेशन के सर्वा तो है ही, अलावा इसके ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट से भी नवाजे गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन में भी ये सम्मानित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इटालियन गवर्नमेंट ने इनको मास्ट्रो की उपाधि दी है। ये एक ऐसे अनोखे इंसान है जिनको 43 लैंग्वेजेस पर मास्टरी है इनकी और 31 डिग्रीज इनके हाथ में है। तो इनसे हम जानेंगे कि पोस्ट चैलेंजेस इश्यूज़ क्या हो सकते हैं और उसके लिए उपाय उपचार क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपको नहीं लगता कि ज़रा ये पार्शियलिटी हो गई है, क्योंकि एक ही को भगवान ने सब कुछ दे दिया, 31 डिग्रीज, 43 लैंग्वेजेस, बड़े बड़े पोस्ट, और फिर अलावा इसके आप एक न्यूरो एनालिस्ट तो हो ही और बिहेवियरल साइंटिस्ट हो, ऑल क्लब टुगेदर। आई थिंक इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया व्हेन आई फील हियर। लेकिन हमने पिछले बार भी जब आए थे हमने कहा था ये तो शुरुआत भर है और अभी बहुत करना बाकी है। और पहले भी हमने कहा था कि बहुत बड़े सुरमा हैं और ये आपकी ज़र्रा नवाजी है कि आप कह रहे हैं, और इसी तरह से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त रहा तो आगे होते रहेंगे, चलते रहेंगे। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक सर, सबसे पहले वॉर गेम होता था, वॉरफेयर होता था, आजकल जर्म गेम्स होने लगा है। रेदर देन बैटल ऑफ वॉर के बदले या वॉर प्ले गेम्स के बदले बायो वॉर होने लगे। तो इस पर आपके क्या विचार है? अगर इसलिए हमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, वो समझना पड़ेगा करके। आप पहले से देखेंगे मानव जाति या उत्पत्ति जब हुई है संघर्ष से हुई और संघर्ष होते रहेगा करके। हमने जब डेवलपमेंट देखा तो ये 3 स्थितियों में हुआ। इसे हम लोग कहते हैं हंटर्स मैन स्टेज, हर्ड्स मैन स्टेज और हस्बैंड मैन स्टेज। हंटर्स जब थे मतलब हम लोग शिकार करते थे और केवल जीवन का जो मकसद था शिकार करना और भोजन पाना, वही था। जब हमें समझ में आई कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स इसमें क्या अंतर है और क्या अंतर हो सकता है, हम लोग गाय बैलों को पाल सकते हैं, घोड़ों को पाल सकते हैं, बकरियों को, मुर्गियों को पाल सकते हैं, तो वो सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज, और बाद में सब ये भी समझ में आने लगा कि जब बकरियों को पालें तो पत्ते पहन के रहे तो उनके पास ना खड़े रहें। तो और आखिरी में जब हम सिविलाइज हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं कि हस्बैंड मैन स्टेज यहाँ पर है। इन सभी दौर में संघर्ष था और 19वीं 20वीं सदी की शुरुआत में आपने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे। फर्स्ट वॉज फॉर द इंडस्ट्रियल्स फॉर ऑयल दैट इज गोइंग ऑन। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1938 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है जैसे आप पेट्रोल के देखा था। तो संघर्ष हमेशा से रहता है, उसके तरीके बदल जाते हैं। पहले जो तलवार से होता था फिर बोलियों से होने लगा, फिर बोलियों से नहीं हुआ तो अब ये बायो वॉर जो है, जो कि अपने आप में खतरनाक है। और इसकी नींव जो है, ये शायद आपको पता होगा 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी के बम गिरे थे, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ केमिकल वॉर और बायो वॉर। तो इंसान की जब जरूरत से ज्यादा लालच
या जिसे कहते हैं बदहवासी बढ़ जाती है, तो इस तरह के आतंक की चीज़ें होती है। जी, सो नाउ द लेटेस्ट इज जर्म गेम्स, वॉर गेम्स के वजह से जर्म गेम्स है। चलिए सर, कुछ टर्म्स, सिंपल टर्म्स है, आम आदमी भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें कि पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, और ये कैसे ओरिजिनेट हुए सर। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ना ही केवल आम आदमी, लेकिन खासकर कई बार विशेषज्ञों में भी या चिकित्सकों में भी, डॉक्टरों में भी इस बात का कन्फ्यूजन होता है या कहीं उधेड़बुन होती है, असमंजस की स्थिति हो कि एपिडेमिक क्या है। एपिडेमिक जब हम कहेंगे किसी तरह के विशेष तरह का आजार या जिसका रोग की साथ जिसे कहते हैं कि एक विशेष जगह पर है, भाग आई है करके, जब वो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में फैलती है तो एपिडेमिक बिकम्स अ पैंडेमिक। एंडेमिक होता है कि एक विशेष समूह को एक ही तरह का किसी तरह का एक रोग, जिसे क्लस्टर कहेंगे, वो एंडेमिक होता है। और इसके बाद जो होता है अनकंट्रोल एंडेमिक जिसे हम कहते हैं, वो होता है आउटब्रेक। सो द सीरीज इज एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक एंड आउटब्रेक। व्हेन वी सी द आउटब्रेक। लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग बड़े आसानी से इन चीजों को मिक्स करके बोल देते हैं। कोरोना या कोविड-19 जिस चीज़ों जब आया था तो उसे समझा जा रहा था कि किसी विशेष एक चाइना तक ही सीमित रहेगा या किसी पार्ट क्लस्टर में रहेगा, एंड पीपल हैव नॉट टेकन इट सीरियसली। इफ एपिडेमिक इज अनकंट्रोल्ड, इट बिकम्स अ पैंडेमिक। Are you getting it? Right. An uncontrolled pandemic, it goes for an outbreak, and that can really cause a disaster. Right. That is the basic difference in that regard. जी। लेकिन सर, कोई भी अगर एपिडेमिक्स या पैंडेमिक जिसे आपने कहा वो फैलता है जी, तो उसके लिए हम कभी प्रिपेयर नहीं रहते, क्योंकि हमेशा एक नया वायरस आके अपने आप को म्यूटेट करते हुए उस लेवल पर आ जाता है जिसे कि हम फेस नहीं कर सकते जी। तो कोविड में और आज से 100 साल पहले जो स्पेन में फ्लू हुआ था, इन्फ्लुएंजा होता, तो उसमें क्या अंतर पाते हो? मतलब दैट वाज आल्सो अनकंट्रोलेबल एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स। आज हम देखिए, जब भी आपने शायद देखा होगा आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, ये एपिडेमिक्स होते रहते हैं। आपने कॉलेरा का देखा है, आपने प्लेग का देखा है, कुछ दिनों पहले शायद आप लोग H1N1 स्वाइन फ्लू से भी वाकिफ थे, आप ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू से वाकिफ थे, आपने चिकनगुनिया देखा है, यू हैव सीन लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। प्लेग से भी कई लोग पहले जान चुके हैं। उस वक्त वो चीज़ों की, कॉलेरा एक महामारी थी जिसमें से लोग की जाते थे, हैजा फैल जाता था। और पहले अगर आप कई शाम मेडिकल या सत्यजित रे की पिक्चरें देखें तो शायद आपको इतिहास खोल के देखें, ये उसी तरह का है। सवाल ये है कि उस वक्त जो साइंटिफिक डेवलपमेंट या मेडिकल इक्विपमेंट्स उतने अवेलेबल नहीं थे। आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, वैज्ञानिकों की बहुत सारी खोज से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और हम लोग बहुत जल्दी कॉम्बैट कर पा रहे हैं करके। म्यूटेशन होना किसी भी वायरस का, शायद वो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है, और ये एक जो वॉर है, इस तरह का एक स्ट्रगल चलते रहता है कि जिस तरह से एक बीमारी आती है उसके पास उसका निदान या जिस कहते हैं प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन आता ही है, और उतना बाइंग पीरियड हमें लेना पड़ता है। और शायद आप लोग ये बात जानते होंगे, भली भांति इस बात को जानते होंगे कि मेडिकल रिसर्च या फार्मा रिसर्च में बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, वो चलते एक समय लेता है, लेकिन करीब करीब हमारे पास चीज़ों के समाधान होते हैं। तो अगर हम वो 100 साल वाले पहले भी हैजा देखें या अभी का वायरस देखें तो स्थितियाँ बदली है। हम लोग बहुत तरीके से इक्विप्ड है और तैयार हैं आज के समय और आज के परिवेश में। मतलब आपका कहना है कि पहले हम जितने रेडी नहीं थे, आज मेडिकल साइंसेस एडवांस होने के कारण हम लोग ये वैक्सीन कहिए या डोजेस कहिए, हम जल्दी उसको हैंडल कर सके। क्या हेल्थ इश्यूज प्रिवेलेंट होते हैं सर आफ्टर कोविड-19 या पोस्ट कोविड-19? ये बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सवाल है। देयर आर ये 3 लेवल पर हो रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल लेवल पर जो हो रहा है, जो कि फिजिकल चेंजेस आप देख रहे हैं करके लोगों में, जिनको कोविड हो चुका है या जो सफ़र कर चुके हैं, उनको फिजिकल लेवल तो हो ही रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है, स्ट्रेस इंड्यूस बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे चाहे बीपी बढ़ रहा है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ भी फैक्टर्स को लोगों को हो रहा है। जिनको ऑलरेडी है वो सीवियर हो रहा है। फिजिकल से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मेन कंट्रोल है सीपी, वो ब्रेन पे हो रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इस सारे पीरियड में आपको जान के होगा कि 42.3% देयर हैज़ बीन राइज, बढ़ोतरी हुई है मानसिक आजार में, मानसिक रोगों में। दैट्स अ बिग नंबर। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, स्पेशली फियर साइकोसिस, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स। जो ये
कोई तो भी सीजनल या वंस इन द ब्लू मून जिसे कहते थे कि कोई मेंटल पेशेंट में या कोई डिप्रेस पेशेंट में रहते थे, आज आम लोगों में भी ये नज़र आ रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये कि सडनली दे आर अनेबल टू एडजस्ट टू द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस, और ये वजह से वो मानसिक हालात उनके बिगड़ते गए और वो कोप अप नहीं कर पाए। यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जो डार्विन्स थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बेस थ्योरी है। तो हम ये कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ज्यादा सर्वाइवल ऑफ द फाइनेस्ट, जो अपने आप को नेचर के साथ अकोमोडेट कर लें और चलें, वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। इवन द वायरस सेम वायरस करके जी वो वायरस का तो जंपिंग टेम्परेचर नेचर है ही है करके जी। सो सबसे ज्यादा शारीरिक से ज्यादा मानसिक बीमारियां पोस्ट पैंडेमिक में फैली है, जो कि बहुत चिंता का विषय, गहन चिंता का विषय है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं सर। वैक्सीनेशन डेवलप हुआ, 2 किस्म के वैक्सीन इंडिया में बहुत चल रहे हैं अभी भी। तो किसी ने कहा ये वैक्सीन अच्छा, किसी ने कहा वो वैक्सीन अच्छा, किसी ने कहा एक बूस्टर डोज भी ज़्यादा बेटर होगा। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन वैक्सीनेशन कि कितना हमारी इम्यूनिटी पावर को कितना डेवलप कर लेती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है करके। देखिए, ऑल सारे जो वैक्सीन्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स और पैरामीटर्स में बनाए, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन्स हो, और स्पुतनिक हो रशिया से हुए। आज की ही शायद आपने न्यूज़ देखा हो कि इनका जो मिक्स मैच है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, दैट विल बी 4 टाइम्स मोर बेटर। ये भी फैक्टर्स न्यूज़ है। म्यूटेशन के बारे में भी शायद अगर आज ही की खबर है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन आ गया है, तो साउथ ऑफ फ्रांस में IHU न्यू म्यूटेशन भी आ गया है। इट इज़ डिस्कवर्ड लाइक दैट। तो ये जो क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं प्लेइंग चेस विद द वायरस। जिस तरह से वो स्वरूप बदलता है, हमको अपनी टैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल चीज़ें बदलनी पड़ती है। सो बोथ आर थिंग्स अप इन दैट रिगार्ड। बूस्टर डोज डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। ये ऑथोरिटेरियन, इसको हम लोग और मास में चेक करना पड़ेगा। UK हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इट, पास इन द यूरोपियन कंट्रीज, एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड। पर वहाँ पे बात ये है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वॉल्यूम है, वो कम है, तो इजीली इम्प्लीमेंटेशन, तो इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन में गैप बहुत कम हो जाती है और जल्दी हो जाता है। हमारा जो देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत वैरायटी वाला देश है, तो यहाँ पे इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में बहुत बड़े गैप है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमें बहुत सराहनीय है कि हमने बहुत जल्दी और बहुत फास्ट बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छी तरह से पूरा किया है। ये सराहनीय बात है करके। सर, एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि अमेरिकन सोल्जर था और अमेरिकन सोल्जर बुरी तरह से घायल हो गया था, कई सारे बुलेट्स उसके शरीर में थे, उसको ऑपरेशन करके निकाला गया और उसको हमेशा बताया गया कि दीज आर माइनर बुलेट्स, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वो डेडली थे, बच गया वो, लेकिन उसके नाक पे एक फोड़ा हो गया, किसी ने कह दिया कि ये ट्यूमर है, और वो ट्यूमर के बारे में कॉन्शियस होते होते उसकी डेथ हो गई। ये सवाल इसलिए, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि साइको सोशल हेल्थ क्राइसिस जो है, उसके बारे में बीइंग अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। ये जो विल पावर और जो थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ज़रूरी इसलिए कहा जाता है। टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, योर थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स। टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स विल बिकम योर एक्शन। Take care of your actions, your action will become your habit, and take care of your habit will become your character, and take care of your character, it will become your destiny. तो जो सब एक चेन ऑफ थॉट्स है कि मन में जब आप निराश, एक इसलिए यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है बिलीफ और दूसरा होता है ट्रस्ट। What's the difference? Exactly. बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो आपने सवाल किया कि बिलीफ और ट्रस्ट में डिफरेंस ये होता है, आई बिलीव यू बट आई डोंट ट्रस्ट यू। लोगों ने गवर्नमेंट के साथ ये भी है कि हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, हम दे तो रहे हैं, पर सही में कोरोना से बचेंगे या नहीं, ये ट्रस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपने देखा हो जो रस्सियों पर करतब दिखाते हैं, वो बैलेंसिंग करते हैं, एक्ट करते हैं। तो एक सज्जन थे, एक बड़ा ही वाज अ ट्रूपर राइडर लाइक दैट, सर्कस में थे, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे रोप लगा दिया, और उसने, सब लोग देख रहे हैं, और उसने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे चला गया, और यहाँ से वापस फिर दूसरा राउंड मार लिया, और फिर उसने सबको कहा कि डू यू बिलीव कि मैं ये और कर सकता हूँ? तो सबने कहा बिल्कुल बिलीव करता हूँ, यस कर सकते हैं। फिर और कहा कि कर सकते हैं? उसने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी बार उस सबने कहा कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, अब आपका छोटा एक बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेके क्रॉस करता हूँ, रोप वॉक करूँगा। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट। तो उसकी बात पे बिलीव है, लेकिन जब अपनी बात तो ट्रस्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो कुछ इसी तरीके का सिचुएशन अभी भी है यहाँ पर। तो लोग बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट है वो उनको खुद को, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। और यही चीज़ें हैं, जब
स्ट्रेस भी जो होता है वो बुरा नहीं होता। दो तरह के स्ट्रेस हमने बताया था, एक होता है डिस्ट्रेस जो नेगेटिव होता है और यू स्ट्रेस जो पॉजिटिव होता है। जैसे हमें जब लगता है कि मैं एग्ज़ाम में पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे और उसके बाद दिन रात पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, देन आई मे बिकम एन IAS एन IPS एंड आई विल गेट अ पोस्ट अप इन दैट रिगार्ड। ये भी स्ट्रेस है, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रेस है जो मोटिवेट करता है, ये यू स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिस्ट्रेस होना बुरी बात है। तो जो हमें यू स्ट्रेस होना चाहिए, तो हमें इस सारे अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली एनकैश शो करना चाहिए। तो इसी तरह से लोगों को भी जो अपने हेल्थ इश्यूज को लेके जो छोटी एंग्जाइटीज है उसको पॉजिटिव में टर्न करना चाहिए। राइट जी सर, एक गाना याद आ गया कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो गवर्नमेंट चाहे कितने भी कोशिशें करे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्रिटिसाइज़ करता ही है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के प्रैक्टिसेस को लेकर आपकी क्या राय बनती है इन कनेक्शन विद WHO स्टैंडर्ड्स या आदेश? बहुत 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 अच्छा और उम्दा सवाल है, और यहाँ पे पुख्ता सवाल है। याद रखिए कि स्पेशली कोविड सिनारियो में, इस पैंडमिक में, द वर्ल्ड हैज़ लिटरली बिकम वन विलेज, द ग्लोबल विलेज लाइक दैट। सो ये एक बड़ा कुनबा बन गया है। हम लोग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड नहीं रहे हैं, देशों में डिवाइड नहीं रहे, इट्स वन ग्रुप लाइक दैट। और हमें म्यूचुअली एडमायरेशन, म्यूचुअली एसोसिएट होना पड़ा। और हिंदुस्तान की आबादी जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है, और सबसे हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं, और चाइना के साथ ही, और चाइना को जिस तरह से देखा जा रहा था कि वो कल्प्रिट एज अ कल्प्रिट कंट्री, तो लोगों की उम्मीदें इंडिया से बहुत थी, और उसी टाइप में लोगों में डाउट भी बहुत था। और बाकी सारी जो WHO की पॉलिसी से जो नॉर्म्स है, हमें बड़े बताते हुए गर्व होता है कि बड़े ईमानदारी से और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में इंडिया में फॉलो हुए कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज ऑल्सो, बहुत तरीके से। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कहा कि इतना बड़ा मास ड्राइव चलाना ये कोई आसान बात नहीं है। अलग अलग तबके के लोगों को बताना, समझाना और उन तक पहुंचना, तो बहुत ईमानदारी से चीज़ें की गई है। हाँ, कुछ चीज़ें जो होती लोगों में अपने आप में भ्रम होते हैं, और लोगों के अपने आप में, जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया का भी जो काम था, तो एक इन्फोडेमिक्स भी चला इसमें, जैसे पैंडेमिक के साथ में इन्फोडेमिक्स है ना। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का भी एक दौर चला है ना, जैसे पैंडेमिक होता है वैसे इन्फोडेमिक्स भी चला करके। लेकिन दुख की बात है कि लोग उसको मानते भी चले गए सर। बिल्कुल, क्योंकि आप विदाउट रीजनिंग, विदाउट लॉजिक, ऑफ कोर्स, क्योंकि यही जो है जिसको हम सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना कहते हैं, एंड विदाउट हैविंग अ साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल अप्रोच, किसी भी चीज़ को आप जब देखते हैं तो आप उसमें हिप्नोटाइज हो जाते हैं। यू नीड टू क्वेश्चन अ राइट थिंग। इसलिए मैंने कहा आपको आस्था, फेथ एंड लव, ये दो फाउंडेशंस हैं। जब आपकी सरकार या आपकी चीज़ें या आपके लोग आपके लिए कुछ करते हैं, अगर वो आपको पूरी श्रद्धा से पानी पिला रहे हैं तो भी अमृत है, और श्रद्धा से अगर वो बिना श्रद्धा के अमृत पिलाए तो भी वो जहर ही है। तो ये सारी चीज़ें ये इस दौर में मिस हो रही थी। सिस्टमैटिकली हम बताएंगे कि किस तरह से WHO और इंडिया ने उसको इम्प्लीमेंट किया गया। हमने जो वेस्टर्न मंत्रा के तहत जो किया गया वो 3M फॉर्मूला लगाया गया, मेडिकल, मिलिट्री एंड मीडिया अप्रोच, जिसको मेडिकल में कहते हैं राइट डायग्नोसिस, यानी पहले हमने टेस्ट किए, मिलिट्री में ट्रीटमेंट, डिसिप्लिन ट्रीटमेंट किस तरह से उसको किया जाए, और मीडिया अप्रोच यानी ट्रेनिंग, उसको ओरिएंटेशन दिया गया, कैसे स्प्रेड किया जाए ओरिएंटेशन। तो ट्रिपल M फॉर्मूला, ये जो हमने फॉर्मूला दिया था वहाँ पे कि 3M, तो इट हैज़ 3M + 3T फॉलो किया गया, मेडिकल, मिलिट्री एंड मीडिया। सो दिस 3M हैज़ बीन यूज एंड दैट इज बीन प्रैक्टिस वेरी वेल। दिस formula was very well appreciated by US and UK also, and they later adopted it. बहुत सारी, शायद आपने धारावी पैटर्न के बारे में देखा हो, जो बिगेस्ट स्लम एंड एरिया, वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में संभालना आसान नहीं था, लेकिन वहाँ तक की ड्राइव की तो बड़े ईमानदार कोशिश की गई है। और जो फ्रंटियर वर्कर्स हैं, हमारे मेडिकल टीम हैं, जो कोविड वॉरियर्स हैं, बहुत ईमानदार। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वी शुड नॉट इवन हैव अ डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एक पॉइंट फ्रैक्शन भी डाउट करते हैं तो अपने आप में इससे ज़्यादा लज्जास्पद बात नहीं होगी। हर चीज़ों में कहीं ना कहीं कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एंड एवरी हैज़ अ ब्लैक शिप इन द फैमिली, बट दैट डजंट मेक द गुड ग्लिटरिंग डे ब्लैक। करेक्ट। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन सर। जैसे विमेन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड पीपल है, एल्डरली पर्सन जिसको कहेंगे, इनके बाद इन बच्चों के लिए सोचा, अभी जो रिसेंटली चल रहा है 15 to 18 ग्रुप के लोग, तो डू यू थिंक दैट वाज अ राइट डिसीजन? ऑफ कोर्स राइट डिसीजन है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं
आपके पास इट इज़ वेरी सिंपल लाइक दैट कि हमें एक नॉर्म कंपलसरी बना देना चाहिए करके। कई लोग जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं कि वैक्सीन्स ले रहे हैं फिर भी हमको कोविड हो रहा है, तो उसके बाद हम कितने नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? नंबर एक, वैक्सीन्स के बाद कोविड नहीं होगा, ये डिपेंड्स हर एक की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अलग है, सबका बॉडी का नेचर, एक टेम्परामेंट अलग है। ये उसी तरह से कि आपने हेलमेट पहनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं बाइक को जम करवाऊंगा एंड आई वांट, या आप सीट बेल्ट पहनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं रैश ड्राइविंग करूंगा। वो जिम्मेदारी है आपकी, दैट्स अ रूल ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, वो फॉलो करना है। बच्चों के लिए भी जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर द टीनेजर्स राइट नाउ, जो नीचे नीचे आएगा, ये इट इज़ मस्ट लाइक दैट। कुछ दिनों पहले जो कंपलसरी वैक्सीनेशन हम लोग लेते थे आफ्टर बेबी गेट्स डिलीवर्ड लाइक दैट, कुछ दिनों पहले रोटा वायरस ऐड किया गया था, पीपल यूज्ड टू फील अप इन दैट रिगार्ड व्हाई रोटा वायरस, बट दैट इज देयर। जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं, और पोलियो ड्राइव हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फेमस पोलियो ड्राइव रहा है, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड लाइक दैट पोलियो, तो शायद वो बहुत बढ़िया कैंपेन था करके। तो ये जो चीज़ें हैं आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम शायद 2 बूंद जिंदगी के कोरोना के लिए देखें, हो सकता है जब ओरल वैक्सीन्स आ जाए, जब ओरल आ जाए, हेमोफ्लक्स आ जाए, तो ये मस्ट है एंड दिस इज टू बी डन बिकॉज देर इज़ नो अदर वे। क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को, ये कवच है, ये कवच कुंडल है, ये पहनना पड़ेगा, और आप जिसे कैसे बीमारी के साथ मुजोरी नहीं कर सकते। आप सर गिविंग अ बूस्टर डोज इटसेल्फ सेज कि भाई हमको ये वैक्सीन पर ट्रस्ट है, ऐसा मानो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ एड ऑन, इट्स अ चेरी ऑन अ केक। ये देखने का, वही कह रहा हूँ, ये देखने का परिवेश है। 2 weeks के बाद बूस्टर, तो फिर शायद आप सवाल ये भी कर सकते हैं कि एक ही दवाई में क्यों नहीं, एक वैक्सीन में क्यों नहीं। बूस्टर जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कैरी ऑन, आर गेट एडिंग ए चेरी लाइक दैट, इट पम्प्स अप द थिंग। बट विल दैट हेल्प टू टैकल द फ्यूचर वायरस? डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास जितने हथियार ज़्यादा है, बूस्टर से नहीं, ये है कि आपके पास पहले तो आपने गन ले ली, लेकिन आपके पास गोलियां नहीं है। जब गोलियां खत्म होती है, आपकी रसद वापस से प्रोवाइड की जा रही है करके। हर एक बॉडी वैसी नहीं है। कुछ लोगों ने, इसे हम वही कहते हैं कि साइकोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में कल्चर ऑफ कन्वीनियंस या परसेप्शन। तो पर्सनल परसेप्शन ऐसा होता है, लोग अपने परिवेश में चीज़ों को देखते हैं। अभी वायरस, उन्होंने कहा कि वायरस अल्कोहल से जाता है, तो मैं अल्कोहल पी लूंगा तो वायरस चला जाएगा। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों को देखा है। अब वो अगर बूस्टर्स नहीं लेना चाहते तो कुछ और निकालें। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई दवाइयों की इसमें से हमारे बॉडी में कुछ और डाला जा रहा है, जा रहे हैं करके। ये सारी भ्रमंतियाँ हैं। फियर से जी, एक फियर साइकोसिस है, और फियर, फोबिया, ये सारी चीज़ें जो है ये अपने आप में नकारात्मक पैदा करती है, और ये मस्ट है। और बूस्टर अगर मिल रहा है तो मुझे बताइए कि एक एड ऑन चीज़ आपको चार्जअप मिल रही है। क्योंकि हम वो लोग हैं कि अगर 90% हमारा मोबाइल चार्ज है तो भी 10% के लगा देते हैं कि 100% बैटरी फुल दिखे, और जब तक के डाउन नहीं होता तब तक यूज़ करते हैं, फिर लगाते हैं। तो ये उसी तरह से कि जैसे आपको लगने लगे कि बैटरी डाउन है, दैट इट शुड गो फॉर लाइक दैट। करेक्ट। एंड आई थिंक फ्यू डेज बैक वी आर इन अ फ्यू डेज आई थिंक विल बी गेटिंग द ओरल कैप्सूल आल्सो फॉर दिस, दैट इज आल्सो कमिंग अप। Yes, the AstraZeneca has already started and the approval is there for the UK and US military. They are already taking it. वो जो US की मिलिट्री है वो ले रही है वो। थोड़ा सा मेडिकल ग्राउंड से हट के हम लोग एजुकेशन ग्राउंड पे आते हैं सर। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि एजुकेशन और इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी तरह से चरमरा गई ओनली बिकॉज ऑफ दिस वायरस पैंडेमिक के कारण? और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू में सबने सराहा, लेकिन देन दे स्टार्टेड नोइंग द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। जी, बहुत ये बहुत उम्दा सवाल है और बहुत मूलभूत सवाल है। इकोनॉमिकल सिनारियो के बारे में अगर देखा जाए तो सभी तरह से पता है कि जब सारे इकोनॉमिक के पहिए रुक गए थे तो चलने वाली बात नहीं थी। लेकिन इकोनॉमिक हैज़ टर्न टू द सम डिफरेंट लेवल। जो सीधे तरीके पे जिन लोगों का सामना था, जो हैंड टू माउथ वो रह रहे थे करके, उनकी जो हालत बहुत चरमरा गई है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि चीज़ें कहीं मोमेंट ही नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, और उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा हमको, जिसे हम लोग कहते हैं बैकलॉग में आए। लेकिन ये भी बहुत सराहनीय बात है कि हम लोग बहुत जल्दी उभर कर आए उसमें, जिसमें बैकलॉग से हम लोग कवर निकले। ये हाल ही की ईयर एंडिंग की जो सेल्स हैं या सेल्स रिपोर्ट सारी कंपनीज़ की बता रही हैं कि बिजनेस ट्रेड हैज़ बीन नॉट वेरी वेल। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले शायद आपको ऑटोमोबाइल का भी क्राइसिस पता होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स
यस चाइना से ना अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारी व्हीकल्स वॉज पेंडिंग, हाई पॉइंट था, बट वो भी काफ़ी सेल्स हाई रहा। स्पेशली एजुकेशन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन, या तो आप पूरा क्लोज करें और बाद में, या फिर आप पार्शियली जिसे कहते हैं कि उसको कुछ ना कुछ चलने दें। और ये जो डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जो है, ये आगे जाके बहुत समस्या बनने वाला अगर इसी तरह से कंटिन्यू होता रहा तो, क्योंकि ये कहीं जिस तरह से पहले ओपन यूनिवर्सिटीज़ में होता था, शायद आप देखे होंगे दूरदर्शन पे इग्नू या जामिया मिलिया इस्लामिया के शोज आते थे, लोग देखते थे, वो तो भी लाइव थे। अब ये हो रहा है कि ये सारा वर्चुअल चीज़ें हो रही है और ये वर्चुअल लोगों को रियल फीलिंग से दूर कर रहा है, स्पेशली इन द प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए, जहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बहुत घातक है। Correct. क्योंकि वहाँ पर आपको यू हैव टू मेक अ लाइव थिंग, यू कैन नॉट हैव अ वर्चुअल एक्सपीरियंसेस, आपको लाइव प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि इस फेज या पैंडेमिक जाने के बाद रीओरिएंटेशन और रिकल्चरिंग या रीट्रेनिंग, ये सारे जो पास आउट्स हैं उनकी फिर से करानी पड़ेगी, या एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा कि उनको अगले लेवल तक के और से और एक फर्निश और फिनिश किया जाए, ताकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर वैसा रहे। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देके सॉल्व करके जो पास आउट हुए हैं, सो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि बड़े जोक्स भी आ रहे हैं कि पीपल आर फीलिंग लाइक दैट कि हाँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वो ठीक नहीं था। बिल्कुल, वो हैमर हुआ है, और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और कैलिबर भी जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं, फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और जो मेहनती बच्चे, करने वाले बच्चे हैं, उनके माइंडसेट पे ये फर्क पड़ा हुआ है कि ऑल आर सेलिंग इन सेम बोट, तो वो जो मेहनत को इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बहुत ज़्यादा एक वर्चुअल वर्ल्ड डिजास्टर बना दिया है, जो कि रियलिटी से बहुत कौसों दूर है। और ये जो दुनिया, जिस भ्रम में लोग रह रहे हैं कि वो ब्रह्मा है, ये आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें जब आप फेस करते हैं वर्चुअल नहीं होती है। राइट। और कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई है कि वर्क फ्रॉम होम, लोगों को समझ में आने लगा कि कुछ चीज़ें पॉसिबल है, जिसको बहुत ज़्यादा हुआ या कराते हैं, बहुत मेट्रोज में दौड़ के जाना पड़ता था, या चीज़ें हैं कि प्रोजेक्ट असाइन होके, स्पेशली इन आईटी सेक्टर, दैट कुड बी अ फ्यूचर स्टेटमेंट आल्सो, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा है, जो कि केवल डेवलपिंग कंट्रीज में प्रैक्टिसेस था, तो हमारे थर्ड वर्ल्ड नेशन लाइक इंडिया में वो प्रैक्टिस में आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े परिवेश की अच्छी बात है। जी, चलते रहते एक मैसेज चाहूँगा सर आपसे, लेकिन उस मैसेज के पहले मैं जानना चाहता कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, वेदर स्टिल डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा डेंजरस है या कंटेनेबल है? ये मेरे ख्याल से अभी कुछ ही दिनों पहले WHO एक्सपर्ट टीम ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड पल्मोनरी मेडिसिन दैट सेड लाइक दैट ओमिक्रॉन डेल्टा से, अगर लेमन लैंग्वेज में होगा डबल या ट्रिपल, इट्स डेंजरस लाइक दैट, लेकिन इट इज़ ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल बोथ। यू हैव सीन द पेशेंट्स, हमने पेशेंट्स देखे हैं कि जिनको 3 या 5 दिन के अंदर डिस्चार्ज देके फिट करके वापस भेज दिया जा रहा है। दस्तक दी है उसने। आज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि नया वेरिएंट जो साउथ ऑफ फ्रांस में आया है, IHU करके, दैट इज ऑल्सो देयर। तो बेसिक आपको वही रखना है कि आपकी इम्यूनिटी और ह्यूमैनिटी, आपको अंदर से अपने आप को प्रबल, और चाहे कितने भी वेरिएंट्स क्यों ना आए, कितने ही वेरिएंट्स है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड फाइनेस्ट। मुझे मैंने वही कहा कि डार्विन्स थ्योरी कहती है फिटेस्ट लाइक दैट, लेकिन आपने देखा होगा कि डायनासोर्स जुरासिक एज में थे और आज दे वर नोवेयर लाइक दैट, है ना। हमसे पहले जो इंसान था, वी आर होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन की कैपेसिटी 1350 सीसी है। हमसे पहले जो थे क्रो मैग्नॉन होमो सेपियन, उसकी 1450 थी। अगर इवोल्यूशन में देखें तो पैराफिजिक्स से लेके जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, तो वो डेवलपमेंट था। तो अगर डार्विन की थ्योरी मानी जाए तो या तो क्रो मैग्नॉन पे हमने रुकना चाहिए था, या आने वाला आदमी उससे ज़्यादा होशियार होना चाहिए था, या डायनासोर्स कहीं नहीं जाने चाहिए थे। फिर ये हुआ क्यों? हुआ कैसे? ये हुआ इसलिए हमने इस थ्योरी में कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ साथ सर्वाइवल ऑफ द फाइनेस्ट। उस जमाने में भी चींटियां थी इन जुरासिक एज। बहुत सारे लोगों को वी वर इग्नोरेंट अबाउट इट, वी वर इग्नोरेंट, और उन चींटियों ने सीख लिया कि ठंडी में अपने आप को गर्म और गर्मी में ठंडा कैसे रखें।
जो अडॉप्ट कर सकता है नेचर के साथ वो सर्वाइव कर लेता वो है, फाइनेस्ट हो। वो फाइनेस्ट हो गया। इसलिए हमें एक कदम आगे जाके केवल फिटेस्ट नहीं, फाइनेस्ट, और ये फिट और फाइन होने के नॉर्म हमें समझने पड़ेंगे। हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली। अचानक कोविड आ गया इसलिए काढ़ा ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं और वॉक लेके मास्क लेके चल रहे हैं। ये हमें हैबिट बनानी पड़ेगी, हेल्दी लिविंग ऑन अ रूटीन बेसिस। ऑन अ रूटीन। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एज इनहेल एंड एक्सेल। ये नॉर्मल और नेचुरल होना चाहिए कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसी तरह से हमारे में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग बिहेवियर, हेल्दी रूटीन, ये हमें रेगुलर चाहिए। ना कि कोई बीमारी दस्तक दे और फिर करें कि जब डॉक्टर कहे आपको बीपी हो गया या हार्ट हो गया तब आप दौड़ने जाएं। आप रेगुलर बने। जब आप पहले से ही अपने हैबिट्स में लाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज डजंट रन इन द फैमिली। Since no one runs in the family, that's why diabetes is there. Are you getting it? yes. ये रिवर्स चीजें हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। और फॉर्मूला वही है कि खाने से दुगना पानी, तिगुनी हवा, चौगनी हंसी। ये सेहत का राज है करके। और अपनी सांस पूरी लें। जो खाने से दुगना पानी जैसे कहते हैं कि वाटर इनटेक ज़्यादा करें, तिगुनी हवा सांस पूरी लें और 4 गुना हंसें। ये सारी लंग कैपेसिटी की बातें हैं, पहले से बताई गई। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को इतना सिकोड़ दिया है, इस परिवेश में बांध के रखा हुआ है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है। और यही एक वजह है कि बीमारियां बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से खुल के जिए और फियरलेस होके जीते, लेकिन केयरलेस होके ना जिए। राइट। लेट्स बी फियरलेस बट नॉट केयरलेस। एंड ये जो हम लोग कहते हैं मास फिगर थे, अब हम मास्क फिगर हो गए। लेकिन ये जो मास्क है, कुछ दिनों को अपने मुंह को बंद रखना पड़ेगा ताकि हम दुनिया को आंख दिखा सके। well said, well ये said. चीज़ों के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पूरी ईमानदारी से जितने भी हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर मित्र मैं कोशिश कर रहे हैं, इस कोरोना ही क्या आने वाली सभी बीमारियों को हम इसके ऊपर विजय कर पाएंगे और पूरी तरह से हराएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल मैसेज, वंडरफुल टॉक एंड काफ़ी लिबरल और काफ़ी इजी वे में आपने सबको समझाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।